दर्शकों नमस्कार। आज तक हमने आपको आयुर्विज्ञान में बताया था कि कैसे हमारा जो शरीर है कैसे स्वस्थ रह सकता है और उसमें क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है। वैसे जैसे भोजन का और स्वास्थ्य का बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। हमें भोजन किस प्रकार करना चाहिए, भोजन में क्या क्या होना चाहिए, जैसे ऋतुचर्या है, दिनचर्या है, भोजन कितनी बार करना चाहिए। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि भोजन कैसा होना चाहिए, उसमें कैसी प्योरिटी होनी चाहिए, शुद्धता कैसी होनी चाहिए, विशुद्धता कैसी होनी चाहिए और क्या क्या होना चाहिए। वैसे हम बाजार में आज कमी नहीं है किसी बात की, स्वादिष्ट भोजन की और वैरायटी ऑफ जितनी भी हमें भोज खाद्य पदार्थ मिलते हैं वो हम ले सकते हैं और अपने मनपसंद का होता है। लेकिन उनमें क्या गुणता है, क्या वो खाने योग्य है या नहीं है, इस पे भी हमें विचार करने की बहुत बड़ी एक आज आवश्यकता है। और जब तक हम उधर ध्यान नहीं देंगे तो हम फिर रोगों से गिर सकते हैं और रोगों का शिकार बन सकते हैं। इसी पे आज हम चर्चा करेंगे और उस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं शशांक कुलकर्णी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जैसे आजकल देखा जाए, क्योंकि भोजन की कमी नहीं है, एक समय था जैसे 1960 के दशक में हमें भोजन की पर्याप्त मात्रा नहीं मिलती थी जी, मतलब कमी थी। और आज जो है आज उसकी शिकायत नहीं है। आज एक प्रकार का नहीं, हमें अनेक प्रकार का भोजन अपनी मनपसंद का हम ले सकते हैं और उसको खा सकते हैं। लेकिन फिर भी हम रोगों के शिकार ज़्यादा हो रहे हैं और रोग हमारे में ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ये क्या कारण है? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद और आपके माध्यम से जम्मू दूरदर्शन को भी धन्यवाद कि ये रोजमर्रा का जो विषय है जी, हमारा खान पान जी, इसके संदर्भ में आप इस चर्चा का आयोजन कर रहे हैं जी, जी। तो आपने कहा कि एक समय हमारे देश में ऐसा था, गरीबी थी और लोगों को ठीक मात्रा में खाना नहीं मिलता था, मात्रा में नहीं मिलता था, कम मिलता आज था। का ये समय ऐसा आया है जी, जी। कि खाना ज्यादा होने के कारण लोगों को बीमारियां लग रही है, लोग मोटापा बढ़ रहा है, फैट्स बढ़ रही है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जो है शुगर जैसे जी, जी। ब्लड प्रेशर जैसे जी, जी। वो आ रहे हैं। तो इस कारण अब हमारी चैलेंज ये है जी, जी। कि हम संतुलित आहार कैसे ले, सात्विक आहार कैसे ले जी, जी। और आहार लेने के जो नियम हैं जो आयुर्वेद ने हमें दिए हैं जी, जी। उसको समझे जी, जी। और उसको जीवन में पालन करें जी, जी। जैसे हम कम मात्रा में भोजन मिलने से हमें रोगों का शिकार होना पड़ता है, वैसे ही अगर हम जरूरत से ज्यादा मात्रा में खाएं तो तब भी हो सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए आयुर्वेद के अनुसार कहा जाता है जी कि आपको जितनी भूख है जी, जी। उससे आधा ही खाना खाओ जी, जी। और जो 25% है उसमें पानी रहेगा और 25% हवा के लिए रहेगा खाली, तभी चार हिस्से किए गए हमारे जितनी कैपेसिटी है, तभी उसका पाचन ठीक से हो सकता है जी, जी। लेकिन ये देखा जाता है कि हम कहीं पार्टीज में चले जाते हैं जी, जी। या कहीं होटल में चले जाते हैं जी, जी। और हम ये नहीं सोचते कि मेरी भूख कितनी है जी, जी। और मुझे भूख लगेगी तभी मैं खाना खाऊंगा, ये भी हम नहीं सोचते जी, जी। हम कभी भी कुछ भी खाते हैं जी, जी। और ये जो हमारी लाइफस्टाइल जो बदल रही है जी, जी। वही जड़ है, बहुत सारी बीमारियां हमें लग रही है जी, जी, जी। मतलब ज्यादा खाने से भी हम रोगों का शिकार हो जाते हैं। एक तो कारण है कि रोगों का शिकार होना कि हम ज्यादा खाते हैं या कम खाते हैं जी। और इसमें शुद्धता और अशुद्धता जी, इसमें प्योरिटी कितनी है और क्या ये खाने योग्य है, इस पे भी ध्यान दिया जाना चाहिए। और आजकल कैसा हमें जो बाजार में खाना मिलता है, बना बनाया मिलता है या दूसरा कच्चा अनाज हम लाते हैं, क्या वो पूरे का पूरा सही है या उसमें कोई आशंका है कि उसको देखने की आवश्यकता है हमें जी। आप जब हमारे घर में जो बुजुर्ग व्यक्ति है जी, जी। अपने दादा दादी है जी। और उनके जमाने के लोग हैं जी। उनको अगर देखेंगे तो 70-80 साल की उम्र में भी निरोग अपना जीवन जी रहे हैं जी, जी। और उनका जीवन की जो आयु है वो भी 90 साल 100 साल तक जाती है। लेकिन जो नई पीढ़ी है जी, उसमें 40 या 45 साल के बाद ही धीरे धीरे बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है जी, जी। और शरीर में बहुत सारी समस्याएं बन जाती है। इसका कारण ही यही है कि हम जो खा रहे हैं वो विषयुक्त खाना खा रहे हैं, विषयुक्त खाना खा पहले जी, जी। देसी खाद से बना हुआ और देसी सीड से बना हुआ जी, जी। देसी खाना हम खाते थे जी, जी। मिलावट नहीं होती थी। आज के समय में हम केमिकल फर्टिलाइजर का ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं और मिलावट भी कई बार दूध में जैसे चीजों में मिलावट भी हो रही है और इसके कारण विष युक्त खाना हम खा रहे हैं। तो ये विष मुक्त खाना और विष युक्त खाना
इन दोनों चीजों को हमें समझने की जरूरत है। जी, एक और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, जो हमारे बुजुर्ग 70-80 साल के थे, उनको वो सादी खाना खाते थे, भोजन जैसे भी अन्न जो भी मिला इतना खाते थे, उनको किसी सप्लीमेंट की, किसी विटामिन की या डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जैसे आज हमें कितने सप्लीमेंट बाजार में आ गए हैं कि खाने के साथ ये खाइए, ये पौष्टिक आहार है, ये न्यूट्रिएंट है, ये खाना है। तो इसका ये सीधा ये है कि आज के खाने में वो इतनी गुणता नहीं है, वो तत्व आज नहीं है। क्या वो तत्व नहीं है या विषैले तत्वों ने उनका हरण कर लिया है? बिल्कुल, मैं आपको इस संदर्भ में 2-3 बातों के ऊपर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमारे देश की जो पहली एग्रीकल्चर पॉलिसी है, जो 2000 में बनी थी, नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी, जो पहली किसान नीति है, जो 2007 में बनी थी, नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर्स, तो इन दोनों पॉलिसी ने भी हमें ये बताया, एक्सपर्ट लोगों ने ये बताया कि अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल शास्त्रीय दृष्टिकोण को ना समझते हुए अपने मनमानी से करेंगे, तो सॉइल का हेल्थ भी खराब हो जाएगा, और वो अनाज खाने वाले इंसान का हेल्थ भी खराब हो जाएगा। इस कारण अगर हमें शाश्वत खेती रखनी है, तभी भी हमें केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम करना चाहिए, और जितना हम कर रहे हैं वो सही मात्रा में करना चाहिए। और इसी से हमारा सेहत भी हमारी निर्भर करती है। तो अगर हमें अच्छा निरोग जीवन जीना है, तो हमें विषय मुक्त खाना खाने के लिए प्रयास करना चाहिए। ये तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे देश में आया, हरित क्रांति, क्या उसका योगदान जो केमिकल फर्टिलाइजर को नहीं जाता है? जो हमने खाद्य केमिकल किए, उसी समय ग्रे रेवोल्यूशन लगाया गया था सिर्फ केमिकल फर्टिलाइजर के लिए। आज हमें जो इतना उत्पादन देख रहे हैं, ये क्या योगदान केमिकल फर्टिलाइजर का नहीं है? बिल्कुल, जो आपने बात कही, तो जब हमारे यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन हमने शुरू की थी, उस समय की वो जरूरत थी, क्योंकि उस समय हमें खाने के लिए भी अनाज नहीं मिल रहा था। तो कम समय में ज्यादा पॉपुलेशन के लिए प्रोडक्शन को हमें बढ़ाना था। इस कारण हमें केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन खुद प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन जी ने अभी बात की है कि हमें ग्रीन रिवॉल्यूशन से एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन की ओर बढ़ना चाहिए, जिसको हम सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन बोल सकते हैं। तो उसमें अब हमें ये समझना चाहिए कि अब हमें केमिकल फर्टिलाइजर का संतुलित इस्तेमाल करना चाहिए। उसके साथ साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है, उसके ऊपर भी हमें जोर देना चाहिए। हमारे देश में सिक्किम जो स्टेट है, उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग का इस प्रकार से स्वीकार किया कि वो ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में हमारे देश के अंदर उभरा है। और अन्य जो स्टेट है, उनके सामने भी उन्होंने एक एग्जाम्पल बनाया है कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कर सकते हैं, और उसके कारण हमारा जो जीवन है वो निरामय हो सकता है, निरोग हो सकता है। अब अगर पूरा देश ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनाएगा, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जिसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, क्या उससे इतनी ही हमारा कृषि उत्पादन होगा जितना केमिकल फर्टिलाइजर से हो रहा है, या उसमें कुछ प्रभाव पड़ेगा? अब देखिए, ये बात भी है कि अगर हम व्यवहारिक दृष्टि से इसको समझते हैं, तो हमारे देश की जो पॉपुलेशन है 130 करोड़ के ऊपर अभी चली गई है, और एग्रीकल्चर लैंड जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो इस समय में हम अगर ऐसा सोचे कि हम पूरी की पूरी खेती एक ही समय में ऑर्गेनिक फार्मिंग में बदल देंगे, तो ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। लेकिन धीरे धीरे हम प्रयास करने पड़ेंगे कि केमिकल फार्मिंग जो है, केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल जो करते हैं हम, उसका कम मात्रा की जाए और ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाए, और दोनों के संतुलन और समन्वय के साथ हम अपनी खेती को शाश्वत खेती की ओर ले जा सकते हैं। विषमुक्त भोजन से विषयुक्त भोजन से विषमुक्त भोजन तक हम पूरा देश कैसे पहुंच सकता है, उसके लिए क्या करें? विष मुक्त भोजन की ओर बढ़ने की जो प्रक्रिया है, उसकी शुरुआत अभी हो चुकी है। और हमारे नीति निर्माता ने भी इसको गंभीरता से लिया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम प्रमोट कर रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो प्रोडक्ट आ रहा है, उसके लिए मार्केट की भी हम रचना बना रहे हैं। किसान भी इस बात को समझ रहे हैं, क्योंकि अगर खेती का सॉइल का अगर हेल्थ खराब हो जाएगा तो धरती बंजर हो जाएगी, किसान खेती भी नहीं कर पाएंगे। तो ये लंबी प्रक्रिया है, लेकिन खेती और खेती से जुड़े हुए जो स्टेक होल्डर्स है, अगर वो सारे साथ में आते हैं, और हम जो कंज्यूमर्स है, जो ग्राहक है, वो भी अगर सोचते हैं कि मैं विषमुक्त खाना खाऊंगा, तो किसान को भी प्रेरणा मिलेगी, वो भी अपने खेत के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग करके
विषय मुक्त खाना अनाज बनाएगा और जिससे विषय मुक्त खाना बन सकता है। इस कारण हमें विषय युक्त से विषय मुक्त की ओर जाने की जरूरत है और हमने अपना यात्रा जो है वो प्रारंभ भी की है। जी जी शशांक जी, मेरे विचार में इसमें दो हमें बाधाएं आ रही हैं विषय युक्त से विषय मुक्त की ओर बढ़ने के लिए। वो ये है कि एक तो जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है, जहाँ पे कृषि योग्य भूमि है, वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। तो दूसरा ये है कि हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जो हमें कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए मजबूर की जाता है। क्या ये सही बाधाएं हैं या गलत है? इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, आपने जो बात कही हो सही है। जी जी, इसमें हमें ये बात देखनी चाहिए कि हमारी जो जनसंख्या है जी जी, वो भी नियंत्रित हो। जी जी, क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है एग्रीकल्चर के सामने। जी जी, कि जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतनी मात्रा में हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, और अगर हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो फिर केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो एक ये पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि आपने सुना होगा सॉइल हेल्थ कार्ड। जी जी, और एग्रीकल्चर क्लिनिक। जी जी, तो भारत सरकार ने ये सोचा है कि जो सॉइल की जरूरत है जी जी उतना ही फर्टिलाइजर आप दीजिए। जी जी, और उसके लिए सॉइल हेल्थ कार्ड में आपको बताया जाएगा कि आपके जमीन के लिए इन फर्टिलाइजर की जरूरत है। जी जी, आप उसको जैसे हम दवाखाने में डॉक्टर हमें प्रिस्क्रिप्शन देता है और हम मेडिकल में जाके दवाइयां लेते हैं, उसी प्रकार से किसान जाएगा और उतना ही फर्टिलाइजर लेगा जितनी सॉइल की जरूरत है। जी जी, उससे क्या होगा, सॉइल फर्टिलाइजर की मात्रा भी कम हो जाएगी, किसान का पैसा भी बच जाएगा, सॉइल का हेल्थ भी बचा रहेगा, और धीरे धीरे हमें विषय मुक्त खाना खाने के लिए भी मिलेगा। शशांक जी, आपने बताया, एक और मेरा भी सुझाव है इसके लिए कि जैसे हम किसान पे ही पूरा निर्भर ना रहें। जी, जो जितने लोग अपने घरों में गमलों में जितनी भी उनके पास स्पेस है, पार्क में है, उसमें भी ऑर्गेनिक की खेती अपनाई जाए तो उससे भी हमें काफी लाभ मिल सकता है। बिल्कुल, विश्व मुक्त खाने की तरफ हम बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, इससे भी हमें लाभ मिल सकता है। और हमारे भारतीय खेती का जो शाश्वत मॉडल है उसमें यही बात थी कि हर घर में गौ पालन होता था। जी जी, और गौ से जो गोबर बनता था उससे खाद बनता था, और वही खाद किसान खेती में इस्तेमाल करता था और वो ऑर्गेनिक फार्मिंग बन जाता था। तो धीरे धीरे हमें उसके ऊपर आने की जरूरत है। ठीक है शशांक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, हमारे स्टूडियो में आए। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बातें इन्होंने कही हैं इन पे जरूर ध्यान दीजिए और पे अमल फरमाइए। पहले अपने सेट टॉप बॉक्स के रिमोट से मेन्यू दबाएं, उसके बाद इंस्टॉलेशन में जाएं, फिर स्क्रीन पर दिख रहे टीपी लिस्ट को सेलेक्ट करें और फिर फ्रीक्वेंसी 11090 मेगाहर्ट्ज, सिंबल रेट 29500, पोलैरिटी V सेव करके सेव का बटन दबाएं। इसके बाद स्क्रीन पर दिखाई गई सभी फ्रीक्वेंसी और सिंबल रेट को आप इसी प्रकार से सेव करें और फिर सर्च करें। ध्यान रखें कि आपको अपनी डिश को नहीं हिलाना है। तो लीजिए, अब आपका डीडी फ्री डिश का सेट टॉप बॉक्स तैयार है, आपको पहले से भी ज्यादा चैनल्स के मजे देने के लिए, और वो भी बिना किसी